वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। आज की क्लास हमारी होने वाली है गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी को लेके। जिनका भी अपकमिंग टाइम में चाहे डीएसएसबी के लिए पेपर हो, एमपी के लिए पेपर हो, राजस्थान के लिए हो या ईएसआईसी के लिए जो अब आपके अपकमिंग टाइम में फॉर्म फिलअप होने हैं, नॉर्सेट के लिए हो, तो ये क्वेश्चन गायनिक के आपको सभी एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको इमेज बेस्ड भी ऐड किए गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब एमपी में पेपर हुआ था तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन आई थिंक ऐड कर दिए थे, तो इस बार भी हो सकता है आपको आ जाए। राजस्थान में अभी तक इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो हो सकता है इस बार पूछ ले। और आपके लिए आज एक अच्छी गुड न्यूज भी है कि जो लोग अपकमिंग टाइम में सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, एनएचएम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पेपर्स बढ़ा दिए गए। जो 40 पेपर्स थे उन पेपर्स को 41 कर दिया है और प्राइजेस घटा दिए गए हैं। तो दोनों तरीके से आपका ही बेनिफिट है कि जो चार्जेस आपके पहले 400 थे, अभी हाल फिलहाल में उन चार्जेस को ड्रॉप आउट करके 300 किया गया है, जिसमें आपके 41 पेपर्स, जिसमें उत्तराखंड का जो पेपर हुआ है 25 फरवरी को, वो पेपर भी ऐड कर दिया गया है। दूसरी चीज, इन 41 पेपर्स के साथ में आपको 13 सीरीज अवेलेबल है, जो आपकी गायनेक, कम्युनिटी हेल्थ, फंडामेंटल बेस्ड सीरीज है। पर सीरीज 50 क्वेश्चंस है और सबके लिए बम्पर ऑफर आज मेरी तरफ से है कि जो लोग डीएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी के अभी तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं, क्योंकि लास्ट 2019 के बाद डीएसएसबी ने भी पेपर कंडक्ट नहीं कराया, 2015 में हुआ, 13 में हुआ, तो डीएसएसबी के आपको सभी पेपर ओनली 99 रुपीज में अवेलेबल है, जिसमें आपके 400 प्लस पेज की पीडीएफ रहेगी, सभी सॉल्व है, ऑफिशियल पेपर्स होंगे विथ आंसर कीज के। जो लोग एम्स के प्रीवियस पेपर्स लेना चाहते हैं तो उनको भी बम्पर ऑफर है 99 रुपीज में। पूरे एम्स के पेपर जो कि अभी तक हुए हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, और आपको ऑफर कब तक रहेगा, 7 मार्च तक। लास्ट टाइम जब राजस्थान का पेपर था तब भी आपको पेपर्स में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया था, इस बार भी। और जो लोग किसी भी रीजन से पेपर्स नहीं ले पाएंगे, उनको पेपर्स चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपडेट कर रखे हैं, तो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट वाइज आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट के पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी लोग पेपर सीरीज लेना चाहते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे शो हो रहा है, आपको इस पर कॉन्टैक्ट करके लेना होगा। सभी सीएचओ एनएचएम 41 पेपर्स प्लस 13 सीरीज, चार्जेस में 300, डीएसएसबी ओनली 99 एंड नॉर्सेट प्लस एम्स के जो पेपर्स हैं 99 रुपीज। जो भी लोग पेपर्स पीडीएफ लेना चाहते हैं, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप गायनेक से भी मान सकते हो, सीएचओ से भी मान सकते हैं, आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन है यहाँ पर, हुनर्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर, तो जो हुनर्स टेस्ट है किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन में है यहाँ पर, टू असेस द रेस्पिरेटरी मैच्योरिटी ऑफ अ न्यूबॉर्न। सेकेंड ऑप्शन है, टू असेस द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ न्यूबॉर्न। थर्ड वन इज टू चेक द एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन बिटवीन मदर एंड न्यूबॉर्न। लास्ट है यहाँ पर, टू डिटरमाइन द नंबर, मोर्टेलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर जो रेशियो और या फिर जो हुनर टेस्ट है किसके लिए किया जाएगा, तो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन यदि बच्चे में चेक करना है कि जो यहाँ पर है, तो हुनर टेस्ट इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो डाउट होता है इस क्वेश्चन को लेकर स्पेशली। तो हुनर टेस्ट है किसके लिए किया जाता है, स्पर्म की मोर्टेलिटी, एक्टिविटी और नंबर को चेक करने के लिए, जिसको हम पोस्ट क्वाइटल टेस्ट, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट नाम सबने सुना है, लेकिन हुनर टेस्ट में आपको कंफ्यूजन होती है। तो सिम्स हुनर थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा था टेस्ट का, हुनर्स टेस्ट। लेकिन आपको इसका दूसरा नाम याद रखना, जो आपको इजीली याद रहेगा, वो पोस्ट क्वाइटल टेस्ट, जो कि इसमें इवैल्यूएशन किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि स्पर्म की मोर्टेलिटी कितने एक्टिव है, कितने नंबर हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट कैसे होगा, टू इवैल्यूएट द नंबर ऑफ स्पर्म दैट सर्वाइव विद इन द म्यूकस एंड देयर ड्यूरेशन ऑफ सर्वाइवल। तो सर्वाइकल म्यूकस से पोस्ट क्वाइटली जो स्पर्म है कितने काउंटिंग में रिलीज हुए हैं, मोर्टेलिटी क्या है, कितने एक्टिव हैं, कितने डेड हैं,
और कब तक सर्वाइव कर सकते हैं, वो सभी चीजें चेक करने के लिए क्या किया जाता है, होना टेस्ट। इसको पोस्ट क्वाइटल टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी स्पेसिमेन या फिर कल्चर कलेक्ट किया जाएगा वो सर्वाइकल म्यूकस के थ्रू यहाँ पर पता किया जाएगा कि जो एसिडिक नेचर रहा है तो वहाँ पर स्पर्म कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाए, यहाँ पर कितने स्पर्म रिलीज हुए हैं, कितने जिंदा बचे हैं, वो सभी चीजें ओनर टेस्ट में चेक की जाएंगी। इसीलिए इस टेस्ट को क्या नाम दिया गया, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए आप इसको याद रखें। नेक्स्ट वन इज विच इज द मेन कार्बोहाइड्रेट इन एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड में मेन कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फिर माल्टोज। तो बेबी को जो एनर्जी मिलेगी या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें बेबी पूरा फ्लोट करेगा तो उसमें एक कार्बोहाइड्रेट रहेगा, तो मेन कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, कौन सा होगा, तो वो होगा ग्लूकोज, जो कि जनरली 20% तक प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ HIV पॉजिटिव मदर वांट्स टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द नर्स। तो यदि कोई मदर क्या है HIV पॉजिटिव है, वो अपने बेबी को, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहती है, तो एज ए नर्स, एज ए CHO और एज ए MLHP ANM आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे पेशेंट को, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आपका क्या होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर encourage breastfeeding to facilitate the bonding, encourage breastfeeding because it's healthier for baby, encourage breastfeeding so that she can get rest and get healthy, discourage the mother for breastfeeding। तो यदि मदर HIV पॉजिटिव है, वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, तो आप क्या रिस्पॉन्स देंगे। तो यदि यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या होता कि मदर के लिए आप इनकरेज करें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, लेकिन साथ में मदर को निवेरापाइन मेडिसिन दी जाएगी, तब आप इनकरेज कर सकते हैं, बच्चा हेल्दी होगा, माँ भी ठीक रहेगी। लेकिन जब मदर HIV पॉजिटिव है, यहाँ पर एक कंडीशन नहीं रखी है कि निवेरापाइन दी जा रही है, तब हम क्या करेंगे, माँ को डिस्करेज करेंगे कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना करवाएं, क्योंकि बच्चे को भी HIV ब्रेस्ट फीडिंग से ट्रांसमिट हो। क्वेश्चन है यहाँ पर, if HIV positive mother wants to breastfeed her baby what is the most appropriate response from a nurse or MLHP और CHO। यदि कोई माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है तो एज अ नर्स आप क्या रिस्पॉन्स देंगे पेशेंट के लिए, माँ के लिए क्या चीज समझाएंगे कि आप अपने बच्चे को क्या करें, ब्रेस्ट फीड करवाएं कि नहीं करवाएं। तो ऑप्शन में है यहाँ पर इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग टू फैसिलिटेट द बॉन्डिंग, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज इट्स हेल्थियर फॉर बेबी, encourage breastfeeding so that she can get rest and get well healthy, last one is discourage the mother for breastfeeding। तो यदि आपके पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें मदर HIV पॉजिटिव वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, तो एज ए नर्स, एज ए CHO, MLHP और एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप क्या कहेंगे, माँ को कहेंगे कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना करवाएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीड से ही आपके बच्चे को HIV हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, डिस्करेज करना है। लेकिन यदि यहाँ पर यही चीज होती कि मदर HIV पॉजिटिव है, ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, लेकिन साथ में निवेरापाइन उसको दी जा रही है, तो वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती थी, तब वो सेफ होता बच्चे के लिए। लेकिन यदि ये कंडीशन नहीं है निवेरापाइन मेडिसिन की, तब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, क्योंकि ये बच्चे को भी है जो HIV हो सकता है। अब दो मेडिसिन के नाम है जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, यदि ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए कहते हैं कि बच्चे को HIV ट्रांसमिशन हम कैसे रोक सकते हैं, तो हम क्या देंगे, निवेरापाइन एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर देंगे। मदर HIV पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, मदर टू चाइल्ड में जो ट्रांसमिशन हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, तो हम जो बच्चे की जब 6 मंथ तक जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत होती है, तब हम क्या करेंगे, माँ को निवेरापाइन देंगे, जिससे बच्चे को हम प्रिवेंट कर सकते हैं HIV से। लेकिन यदि हमें डिलीवरी के टाइम पर या फिर जब बच्चा क्या हो, डिलीवरी के टाइम पर या फिर इंट्रापार्टम पीरियड में हो, तो हमें क्या करना है, जिडोविडिन देना है मदर को। किसको, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हम HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन को क्या देना है, जिडोविडिन देना है मेडिसिन, जिससे जो होने वाला बच्चा है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे, HIV इन्फेक्शन से।
तो यदि ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात आती है आपको, कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर दैट मीन डिलीवरी हो चुकी है, वहां बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, तो निवेरापाइन दे के बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन बच्चा यदि यूट्रस में ही है और माँ HIV पॉजिटिव निकलती है, तो हमें उस बच्चे को यदि HIV इन्फेक्शन से बचाना है तब हम क्या देंगे, जिडोविडिन। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर इज, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे ज्यादा हाई रिस्क फैक्टर क्या होगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन दैट मीन्स HPV इन्फेक्शन, नली पैराइटी दैट मीन्स वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में बहुत सारी आएंगी, मेनोरेजिया आ जाएगा, डिस्मेनोरिया आएगा, मेट्रोरेजिया आ जाएगा, एमनोरिया आ जाएगा, एडवांस एज ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर क्या होगा जो कि सर्वाइकल कैंसर होने का सबसे ज्यादा हाई रिस्क होगा, तो सर्वाइकल कैंसर किसके थ्रू होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, क्या है, HPV इन्फेक्शन। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस प्रिवेंट करने के लिए क्या दी जाती है, HPV वैक्सीन। तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे कॉज एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है HPV इन्फेक्शन, या फिर बहुत कम एज में शादी होना और सेक्स करना, तो क्या है, हाई रिस्क फैक्टर रहेंगे सर्वाइकल कैंसर के लिए। और जो टेस्ट किया जाता है डायग्नोस करने के लिए वो क्या होता है, पैप स्मीयर। पैप स्मीयर का जो स्पेसिमेन है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, अरे स्पैटुला से। नेक्स्ट वन इज when performing a pelvic examination, the nurse observes a red swallowing area on the right side of the vaginal orifice. The nurse would document this as enlargement of which of the following. तो यदि कोई नर्स पेल्विक एग्जामिनेशन करती है तो उसको वेजाइनल ऑरिफिस के राइट साइड में एक स्वालोइन फूला हुआ जो एरिया है पाल्पेट होगा, फील होगा, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट करेगी कि एनलार्जमेंट क्या है, स्किनीज ग्लैंड है, बर्थोलिन्स ग्लैंड है, क्लाइटोरिस है या फिर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है। तो क्या है जो यहाँ पर नर्स एक ऑब्जर्व करती है, तो क्या है जो कि एक स्वैलन एरिया उसको चेक किया उसने वेजाइनल ऑरिफिस के राइट साइड में, तो ये क्या है, ये है यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड, क्या है जो कि वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइडें प्रेजेंट रहेगी। ये देखिए ये रही बर्थोलिन ग्लैंड। और सिस्ट कब होगी, तो यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, वेजाइना को लुब्रिकेट करेगी। तो यहाँ पर आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि रेड स्वैलोइन जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड है। एग्जाम में आता है कि बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर होती है, तो वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड, एक एक साइड जो है जो ग्लैंड रहेगी। अब यदि यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड है, इसका काम क्या है, एक फ्लूइड सीक्रेट करेगी, क्या करेगी, एक फ्लूइड रिलीज करेगी, सीक्रेट करेगी, जो कि वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करेगा। लेकिन जब यही फ्लूइड जो बर्थोलिन ग्लैंड फ्लूइड को क्या कर रही है, सीक्रेट कर रही है, तो जो बर्थोलिन ग्लैंड के यहाँ पर एक डक्ट होगी, क्या होगी, ये डक्ट है, एक ग्लैंड हो गई, ये डक्ट जो छोटी छोटी दिख रही है क्या करेंगी, फ्लूइड को रिलीज करेंगी वेजाइना में। लेकिन जब इनमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये क्या करेंगी, फ्लूइड क्या होगा, बैक होगा, जो कि वापस बर्थोलिन ग्लैंड में आएगा। तो जब एक ग्लैंड में आएगा तो एक केस का फॉर्मेशन करेगा, सिस्ट का। एग्जाम में आपको आता है कि बर्थोलिन सिस्ट क्या है, तो जो बर्थोलिन ग्लैंड जो फ्लूइड को सीक्रेट करती है, यदि वही बर्थोलिन डक्ट के यहाँ पर जो रिलीज करेगी वेजाइना में डक्ट इस फ्लूइड को, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो जो फ्लूइड क्या होगा, बैक ऑफ होगा, जो कि वापस से बर्थोलिन ग्लैंड में जाएगा और वहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। अब आता है यहाँ पर स्कैनी और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। तो स्कैनी ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल ये सेम नाम है, जो कि फीमेल यूरेथ्रा के यहाँ पर क्या करती है, सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर जो यूरेथ्रल ऑरिफिस है यहाँ पर क्या रहेंगी, ग्लैंड रहेंगी, जिसको पैरायूरेथ्रल ग्लैंड या फिर स्किनीज ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करेंगी, फीमेल यूरेथ्रा के यहाँ पर क्या करेंगी, म्यूकस का डिस्चार्ज करेंगी सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर। तो यहाँ पर इनका काम क्या है, म्यूकस रिलीज करना। ये किसके होमोलॉगस होंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, मेल में पाई जाती है, जो कि कॉपर्स ग्लैंड है एक तरीके से। कॉपर्स ग्लैंड कहाँ पर रहेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के इंफीरियर पार्ट में। तो जो काम यहाँ पर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड करती हैं वही काम कॉपर्स ग्लैंड करेंगी, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में प्रेजेंट ऊपर इंफीरियर साइड में प्रेजेंट रहेंगी। तो यदि होमोलॉगस पूछे स्किनी ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल का, तो क्या है, कॉपर्स ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
तो जेस्टेशनल डायबिटीज से सभी कुछ होने के खतरे हैं, रिस्क है किसी एक को छोड़कर। तो जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज की कंडीशन, तो उसमें सब चीजें होंगी किसी एक को छोड़कर। कंजेनाइटल एनोमलीज, स्मॉल फॉर डेड बेबीज, सॉरी स्मॉल फॉर डेड फीटस, मैक्रोसोमिया, प्रीमेच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ। तो जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में डायबिटीज की कंडीशन है। कंजेनाइटल एनोमली होगा, मैक्रोसोमिया दैट मीन्स लार्ज साइज बेबी होगा, प्रीमेच्योर और स्टिल बर्थ भी हो सकता है। प्रीमेच्योरिटी का मतलब है बिफोर 37 वीक के पहले डिलीवर हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब है कि यूट्रस में ही फीटस डेथ हो सकता है। लेकिन बेबी स्मॉल फॉर डेट कभी भी नहीं होगा यदि जेस्टेशनल डायबिटीज है। कंजेनाइटल एनोमलीज होगा, मैक्रोसोमिया मोस्ट कॉमन होता है मदर में, बच्चे इवन 4 kg से भी ज़्यादा वेट के तक हो जाते हैं डिलीवर, और प्रीमेच्योर होने के चांसेस भी रहेंगे, स्टिल बर्थ भी होगा, लेकिन स्मॉल फॉर डेट फीटस है जो कभी भी नहीं होगा। स्मॉल फॉर डेट फीटस का मतलब है यहाँ पर 37 वीक कंप्लीट हो गए हैं जो ईडीडी दी है, लेकिन उस टाइम पर भी बच्चा छोटा सा डिलीवर हो तो ये क्या होगा? स्मॉल फॉर डेट फीटस जेस्टेशनल डायबिटीज में कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज असाइन्ड टू अ पेशेंट हु हैज अ बैक्टीरियल निमोनिया एंड इज अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, which personal protective equipment will he or she wear to deliver the meal tray? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर एक नर्स यदि बैक्टीरियल निमोनिया के पेशेंट के लिए उसको असाइन किया गया है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में रखा गया है पेशेंट को, क्योंकि निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है, तो यहाँ पर कौन सा पीपी यूज करेगी जब वो नर्स पेशेंट का मील ट्रे, खाने की ट्रे है देने को जाएगी तब? ऑप्शन है स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड ग्लव्स, ओनली मास्क इज नीडेड, गाउन मास्क ग्लव्स शू कवर्स, नो पीपी रिक्वायर्ड। तो ऐसे केस में यदि पेशेंट को बैक्टीरियल निमोनिया है, आप कौन सा पीपी यहाँ पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करेंगे उसकी मील ट्रे उसके पास तक पहुँचाने में? तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन कैसे होगा? जब आप जो आपके ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैसे एंटर करेंगे? मुंह से या फिर नाक से? मुंह से या फिर नाक से एंटर करेंगे, तो इसके लिए जो मेन आपके पास पीपी इक्विपमेंट होना चाहिए वो क्या है? मास्क। तो यहाँ पर आप किसके साथ जाएंगे? ओनली मास्क इज नीडेड। यदि मास्क का पेशेंट होता यदि मास्क का पेशेंट होता तब हम क्या करते? पूरा पीपी यहाँ पर यूज करते, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियल निमोनिया का और ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में है, क्या यूज करेंगे? मास्क। नेक्स्ट वन इज कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज। तो कोलैप्सिंग पल्स का मतलब क्या है? बाउंडिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, पल्स अल्टरनेशन या फिर बाइजेमिनल पल्स। तो यहाँ पर क्या मतलब होगा किसका? कोलैप्सिंग पल्स का मतलब होगा वाटर हैमर पल्स। क्या होगा? वाटर हैमर पल्स। बाउंडिंग पल्स का मतलब होगा कि जब फोर्सफुल हार्ट बीट, क्या है? फोर्सफुल हार्ट बीट के कारण जो आपको आर्टरीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पल्स फील होगी, वो क्या कहलाएगी यहाँ पर? बाउंडिंग पल्स। और पल्स अल्ट्रेशन में अलग अलग आ सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया आ सकता है या फिर टैकीकार्डिया आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बाइजेमिनल पल्स। तो बाइजेमिनल पल्स का मतलब होगा कि जब दो बीट एक साथ देंगी, लेकिन इनमें जो कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अ पल्स कैरेक्टराइज्ड बाय 2 बीट्स क्लोज टुगेदर विथ अ पॉज फॉलोइंग ईच पेयर ऑफ बीट। तो यहाँ पर 2 बीट क्या होंगी? बहुत फास्ट है जो फील होंगी, सुनाई देंगी। कोलैप्सिंग क्या है? वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट वन इज इन अ हेल्दी पर्सन स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट। तो एक हेल्दी पर्सन में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? एग्जाम में इसका फॉर्मूला आपसे आता है, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली कितना होता है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पर क्या है? 50 ml, 100 ml, 70 ml या फिर 170 ml। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होगा द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। तो एक हेल्दी पर्सन का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml। यहाँ पर यदि फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे तो क्या होगा फॉर्मूला स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए? तो यहाँ पर वो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट। क्या है? जो ब्लड इजेक्ट होगा हर एक वेंट्रिकल से पर बीट में, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट यदि आपको आता है
तो क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। कार्डियक इंडेक्स, यदि यहाँ पर आपको क्या आता है, पूछते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम का, तो वो क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको या तो एग्जाम में सिस्टोलिक बीपी बता देंगे या फिर डायस्टोलिक बीपी बता देंगे और एसबी कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। बहुत ईजी है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट वन इज इन चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। तो बच्चों में ड्रग डोज कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ऑप्शन में यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग या फिर लेंथ के अकॉर्डिंग। तो चाइल्ड में जो ड्रग डोज कैलकुलेट किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है, तो जनरली बहुत सारे फॉर्मूला यूज किए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके पास यदि क्वेश्चन आता है तो कैसे आप बच्चे का डोज है जो कैलकुलेट करेंगे। तो यदि बच्चे का डोज कैलकुलेट करने की बात आ रही है, फॉर्मूला आपके सामने नहीं है, ओनली एज, वेट, हाइट, लेंथ बताए, तब आप किससे करेंगे, वेट से। कैसे करेंगे, वेट से। और यदि आपको बच्चे का डोज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो सबसे जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर्मूला वो है क्लार्क रूल, क्योंकि इसमें बच्चे का वेट ही यूज़ किया जाता है। और यदि इन्फेंट में पूछते हैं अंडर 1 ईयर एज में, तब फ्राइड्स रूल यूज़ करेंगे। वेट के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो क्लार्क जो कि कॉमनली यूज़ होता है। और यदि यहाँ पर बच्चे की एज 1 साल से लेके 12 साल तक है तो यंग्स रूल। लेकिन मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन ऐसा आता है तो वेट कहना है आपको। यदि इन्फेंट के लिए कहते हैं तो फ्राइड्स रूल यूज़ किया जाएगा, क्लार्क रूल और सबसे ज़्यादा कॉमनली हर एक हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ड्रग दैट कॉज एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कौन सी ड्रग है जो कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस को एक्सपल्सन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए यूज़ की जाएगी। एस्ट्रिंजेंट, कार्मिनेटिव, कैथार्टिक्स या फिर एमिटिक्स। तो जो ड्रग यहाँ पर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस को बाहर निकालने के लिए यूज की जाएगी वो क्या कहलाती है, कार्मिनेटिव एजेंट्स। क्या कहलाते हैं, कार्मिनेटिव एजेंट्स। नेक्स्ट वन इज टर्म मेलेना मीन्स। तो मेलेना का मतलब क्या है, डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग द ब्लड, पस इन द यूरिन, पेनफुल मिक्चुरेशन या फिर शुगर इन द यूरिन। तो क्या टर्म है जो यूज किया जाएगा मेलेना के लिए। तो मेलेना के लिए जो टर्म यूज होगा वो क्या कहलाएगा, डार्क कलर्ड स्टूल। क्यों है, क्योंकि इसमें ब्लड है जो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग द ब्लड। तो ये यहाँ पर ब्लड या तो आपके इंटरनल ब्लीडिंग के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेलेना यदि एग्जाम में आपको आता है तो डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग द ब्लड। नेक्स्ट वन इज द एनिमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन। तो कौन सा एनिमा है जो गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए यूज किया जाता है, कोल्ड, एंटी हेलमेंथिक, कार्मिनेटिव या फिर परगेटिव। कौन सा एनिमा यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो जो एनीमा यहाँ पर यूज होगा वो कौन सा एनीमा होगा, तो गैसियस डिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए क्या हम करेंगे, कार्मिनेटिव एनीमा। जब जो अभी हमने क्वेश्चन देखा कि यदि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस बन रही है तो कौन सी मेडिसिन देंगे, कार्मिनेटिव एजेंट। अब यहाँ पर गैसियस डिस्टेंशन के लिए यदि एनीमा पूछते हैं तो क्या होगा, कार्मिनेटिव एनीमा। यदि कॉन्स्टिपेशन है, क्या है, यदि कॉन्स्टिपेशन है तब हम क्या देंगे, परगेटिव एनीमा। यदि हेलमेंथिक इन्फेक्शन है तब हम क्या देंगे, एंटी हेलमेंथिक एनीमा। नेक्स्ट वन इज, और यदि पोजीशन पूछे पेशेंट को कौन सी पोजीशन में लेटाएंगे एनीमा देने के टाइम पर, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन। से अटैच होगा प्लेसेंटा एसेटा। कौन सी कंडीशन है, प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है वो क्या होगा, यूट्राइन वॉल से अटैच ना होकर सीधे डायरेक्ट मायोमेट्रियम से अटैच होगा। तो ये भी एक क्या हो गई, कंडीशन हो गई, एबनॉर्मलिटी हो गई, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी इसको हम कह सकते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि जब प्लेसेंटा क्या हो जाए, सीधा किससे जो सर्वाइकल ओस है उसको पूरा कवर कर ले, तो वो कंडीशन किस में आएगी, प्लेसेंटा प्रीविया में। व्हेन द प्लेसेंटा कवर्स द ओपनिंग इन द मदर सर्विक्स। जनरली सर्विक्स को कवर नहीं करता प्लेसेंटा, बट इस केस में करता है। तो उसमें फिर अलग अलग ग्रेड भी हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस टाइप से।
और फिर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है जो क्या है, बिलामेंटस इंसर्शन। यहाँ पर आपको ये सभी चीज इसलिए बताई जा रही है, जरूरी नहीं कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया पूछे, एसेटा पूछे कि बैटल डोर प्लेसेंटा पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि गायनेक से अच्छे अच्छे घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी एग्जाम में। तो यहाँ पर यदि आपको पूछते हैं बिलामेंटस इंसर्शन में, तो क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है, जो पूरी जो अम्बलाइकल कॉर्ड रहेगी, वो क्या होगी, प्लेसेंटा को चारों तरफ से कवर करेगी एज कंपेयर टू नॉर्मल के। जो पूरी अम्बलाइकल कॉर्ड है वो क्या होगी, प्लेसेंटा को कवर करेगी इंस्टेड ऑफ सेंट्रल मास। एंड जो यहाँ पर थर्ड लास्ट ऑप्शन है बैटल डोर प्लेसेंटा, तो बैटल डोर प्लेसेंटा में अम्बलाइकल कॉर्ड क्या होगी, प्लेसेंटल मार्जिन से अटैच ना होकर डायरेक्ट अंदर की तरफ इंसर्ट होगी। तो ये सभी क्या हो गई, एबनॉर्मलिटीज हो गई प्लेसेंटा की। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या है, प्लेसेंटा एसेटा। और यहाँ पर जो पार्शियली और कंप्लीटली कवर करेगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट को, क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ पे इमेज दी हुई है। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड को लेके कौन सा पॉइंट है जो सही नहीं है। ऑप्शन में है स्पेसिफिक ग्रेविटी अबाउट 1.010, नियर टर्म इट्स कलर रेड, इट इज एल्कलाइन इन नेचर, एट टर्म इट्स मेजर अबाउट 600 to 700 ml। तो ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होगा, आपको बताना है कि एमनियोटिक फ्लूइड को लेके पॉइंट सही नहीं है। तो ऑप्शन में है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई गई है वो बिल्कुल सही है, एल्कलाइन नेचर का होता है एमनियोटिक फ्लूइड। और टर्म प्लेसेंटा, टर्म का मतलब है कि जब 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हो जाते हैं तो उस टाइम पर जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है वो कितना होता है, 600 से 700 ml। कितना होगा, 600 से 700 ml। तो यहाँ पर जब प्लेसेंटा जो एमनियोटिक फ्लूइड है, तो नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, स्ट्रॉ एंड कलरलेस रहता है जनरली। बट यहाँ पर पूछा है कि सही नहीं है, तो क्या है, नियर टर्म इट्स कलर इज रेड। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है जो लाल और रेड कभी नहीं होता। रेड जब होगा जब कोई हेमरेजिक कंडीशन हुई हो, इंटरनल हेमरेजिक कंडीशन हुई हो, उस केस में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर रेड हो सकता है, बट नॉर्मली नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सेकंड, नियर टर्म इट्स कलर इज रेड। यदि ग्रीनिश टाइप से कलर होता है दैट मीन्स क्या है, मेकोनियम स्टैंड प्रेजेंट है। यहाँ पर ये देखिए। और कुछ अलग अलग कंडीशन भी होती हैं कि यहाँ पे पूछा एमनियोटिक फ्लूइड के क्या फीचर स्टेटमेंट नहीं है, तो वो हो गया कि कलर रेड नहीं होता है। बट यदि पूछते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए, तो ये नॉर्मल है। एबनॉर्मलिटी कब कंसीडर की जाएगी, तो नॉर्मली 600 से 700 ml कंसीडर किया गया है। बट यदि यही एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 5 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स चेक किया जाता है, AFI जो चेक किया जाता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है जो यदि लेस देन 5 सेंटीमीटर होता है, या फिर डीपेस्ट वर्टिकल पूल होता है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर हो जाए, तब एक कंडीशन किस में आएगी, ओलिगोहाइड्रोमनियास में, मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है। पॉलीहाइड्रोमनियास में क्या आएगा कि जो AFI लेवल है वो कितना होगा, 2000 ml से भी ज्यादा यदि एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाता है, तब एक कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीहाइड्रोमनियास। जो डीपेस्ट वर्टिकल पूल है कितना हो जाएगा, मोर देन 8 सेंटीमीटर। तो जो नॉर्मली 5 तक होना चाहिए, बट यदि इनकेस से क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, तो ओलिगोहाइड्रोमनियास की कंडीशन होगी, जब कम होगा और ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमनियास। और जब बात एमनियोटिक फ्लूइड के कलर की जाती है, तो नॉर्मली है जो कलरलेस होता है एमनियोटिक फ्लूइड। बट इनकेस एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हैं, तो आपको पता चलेगा कि बेबी को भी कुछ प्रॉब्लम रही हो। तो यदि एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का होता है दैट मीन्स क्या है, मेकोनियम स्टैंड प्रेजेंट है और बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। यदि एमनियोटिक फ्लूइड गोल्डन कलर का है, मतलब कि RH इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट है, ग्रीनिश येलो है, मींस पोस्ट मैच्योरिटी, बेबी आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवर हुआ है, तो हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो, ग्रीनिश येलो हो। डार्क टंसील रेड कलर में हो, मतलब कि हेमरेज कंडीशन हुई हो, तब हो सकता है।
डार्क ब्राउन हो या फिर टोबैको जूस टाइप का हो तो इंट्रायूट्राइन डेथ, फीटस की जो बेबी की डेथ है वो यूट्रस में ही हो गई है तो वो आईयूडी की कंडीशन का बेबी होगा। तो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड के कलर को लेके क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है, बट इनकेस आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन इज। तो जो ह्यूमन किडनी स्टोन की कंडीशन होती है, किडनी स्टोन जिसको हम कहते हैं, तो कौन सा कंपाउंड है जो मेजरली पाया जाता है। तो किडनी स्टोन यदि होता है तो किडनी स्टोन में कौन सा है जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल कंपाउंड हो सकता है। ऑप्शन में है कैल्शियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट। तो जो रीनल स्टोन या फिर किडनी स्टोन को क्या कहा जाता है, यूरोलिथियासिस कह सकते हैं, रीनल कैलकुलाई कह सकते हैं या फिर नेफ्रोलिथियासिस। तो यहाँ पर जो ह्यूमन किडनी स्टोन है तो सबसे ज्यादा क्या केमिकल कंपोनेंट होता है, तो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। यहाँ पे अलग अलग 5 टाइप के रीनल स्टोन होते हैं या फिर यूरोलिथियासिस या फिर नेफ्रोलिथियासिस। तो इसमें सबसे ज्यादा है जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का फॉर्मेशन होता है। कुछ कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं कि कुछ मेडिसिन के थ्रू भी जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्म अप हुए हैं या फिर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन हुए हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, बॉडी से फ्लश्ड आउट करवा देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, यदि स्टोन बड़े हैं तो उस केस में सर्जरी करके इनको रिमूव किया जाता है। तो सबसे ज्यादा रीनल स्टोन होते हैं 59% वो कैल्शियम ऑक्सलेट के डिपॉजिट होने के कारण होते हैं। एंड देन आता है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, थर्ड वन इज यूरिक एसिड स्टोन, फोर्थ इज स्ट्रूटिव और इन्फेक्शियस स्टोन किसी इन्फेक्शन के कारण हुए हो, लास्ट आता है सिस्टीन एंड अदर स्टोन। सिस्टीन और अदर टाइप के स्टोन ओनली 2% चांस होते हैं। तो यहाँ पर किडनी स्टोन को क्या कहा जाता है, नेफ्रोलिथियासिस। यदि गॉल ब्लैडर स्टोन पूछे जाते हैं तो कॉलीलिथियासिस। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यदि किडनी स्टोन पूछा जाता है रीनल कैलकुलाई तो नेफ्रोलिथियासिस। सबसे ज्यादा जो किडनी स्टोन होते हैं वो किसके कारण होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। सेकंड नंबर पर आता है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट इज A darkening of the skin over the forehead, bridge of the nose or cheeks bones during the pregnancy is known as। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर फोरहेड मतलब कि जो आपका माथा है, नाक के यहाँ पर, नोज ब्रिज पर, दोनों चीक्स बोन पर और आपके गालों पर प्रेगनेंसी में कुछ डार्कनिंग देखने को मिलेगी तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन में है कोलाज्मा, मेलाज्मा, कोलाज्मा, हैगर साइन, चैडविक साइन या फिर क्विकनिंग। तो यहाँ पर फोरहेड पर कहा है कि नोज के ब्रिज पर, फोरहेड पर, चीक्स बोन पर कुछ डार्कनिंग देखने को मिलती है तो ये क्या है, ये है कोलाज्मा। यदि प्रेगनेंसी में है, देखिए यहाँ पर यदि ये प्रेगनेंसी में हुए हैं तो ये कोलाज्मा, यदि ये नॉर्मल कंडीशन में है विदाउट प्रेगनेंसी के, किसी भी लेडी को हो सकते हैं, किसी भी मेल को हो सकते हैं, फीमेल को जनरली फीमेल्स में होते हैं, तब इनको मेलाज्मा कहा जाता है। ये चीज आप याद रखें। यदि प्रेगनेंसी में पूछते हैं तो कोलाज्मा है, और इन जिनको प्रेगनेंसी फेस मास्क भी कहा जाता है, कोलाज्मा को क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी फेस मास्क। तो ये नॉर्मली प्रेगनेंसी में तो हो ही सकते हैं, बट इनकेस आप प्रेग्नेंट नहीं हो तब आपको होते हैं, तब टर्म यूज किया जाता है मेलाज्मा। हैगर साइन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में नॉन सेंसिटिव इंडिकेशन एक तरीके का है जिसको हम गॉर्डल, अलग अलग टाइप के साइन होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हैगर साइन, जो कि जनरली 8 वीक की प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट पार्ट है वहां पर सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी। गॉर्डल साइन का मतलब होता है यहाँ पर, ये भी एक दूसरा साइन है जो कि 6 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज अ गॉर्डल साइन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इट्स अ हैगर साइन। एंड क्विकनिंग मीन्स होता है जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होता है मदर को, वो क्या कहलाता है, क्विकनिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हम जाते हैं तो क्या होगा, कोलाज्मा। और जो यहाँ पर पूछा गया है चैडविक साइन है, तो क्या है, डार्क ब्लूइश और पर्पल कलर का होना किसका, सर्विक्स का, वुल्वा और वेजाइना का। तो यहाँ पे आपको सभी टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती है, और ये अर्ली साइन है प्रेगनेंसी के सभी।
हैगर्स, कोलाज्मा, चैडविक एंड क्विकनिंग, ये स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज कंटेंट कंपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव दैट शोन इन इमेज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर जो एक इमेज दिख रही है आपके लिए, इसमें आपको बताना है कि जो कंटेंट है वो क्या क्या है। तो उसमें क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो यहाँ पे आपको इनका कंपोजिशन है जो बताना है। ऑप्शन में 15 mcg, 30 mcg, 30 mcg, 150 mcg, 150 mcg, 30 mcg या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव इमेज में दिख रही है, तो इसमें टोटल 28 पिल्स होती हैं, जिसमें से 21 हार्मोनल पिल्स हैं और 7 क्या है, आयरन की पिल्स होती हैं इसमें। तो टोटल जो 28 पिल्स है यहाँ पर, तो इनमें आपको बताना है इनका कंपोजिशन क्या है, एस्ट्रोजन कितना होता है, प्रोजेस्टेरोन कितना होता है। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कंपोजिशन पूछा है होता है 30 mcg एस्ट्रोजन एंड 150 mcg प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या है, माला डी की इमेज दी हुई है यहाँ पर। माला डी जो कि लेवोनोजेस्ट्रोल एंड इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल टैबलेट्स कहलाती हैं, जिसमें फेरस फ्यूमरेट होती हैं साथ में 7 टैबलेट, टोटल 28 टैबलेट होती हैं इस स्ट्रिप में। इसमें से 21 हार्मोनल है, 7 क्या है, आयरन की पिल्स होती हैं, इसमें फेरस फ्यूमरेट होता है। और यहाँ पर कंपोजिशन की बात आती है तो 30 mcg क्या है इसमें, एस्ट्रोजन एंड 150 mcg प्रोजेस्टेरोन। जब यहाँ पर बात की जा रही है तो इसमें जो पिल्स होती हैं, चाहे माला डी ले लो या फिर माला एन ले लो, तो इनमें एक माइनर सा ही डिफरेंस होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। तो ये दोनों ही डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दी जाने वाली टैबलेट है, जो कि लो डोज ओरल पिल्स आती हैं। ब्रांड नेम है माला डी और माला एन, दो नाम से आती हैं, जिसमें लेवोनोजेस्ट्रोल 0.15 mg एंड इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल कितना होता है, 0.03 mg। मतलब कि जो इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल है 30 mcg या फिर 0.03 mg रहेगा, और जो लेवोनोजेस्ट्रोल है यहाँ पर एस्ट्रोजन है वो कितना होता है, 0.15 mg। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और इसमें टोटल 28 पिल्स रहती हैं, जिसमें से 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और हार्मोनल पिल्स हैं, और 7 जो ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर की 60 mg फेरस फ्यूमरेट टैबलेट रहती हैं। जो फेरस फ्यूमरेट है इसका यदि कंपोजिशन आता है तो कितना होता है, 60 mg। और ये दोनों अवेलेबल रहती हैं, बट जो माला एन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है एज कम्पेयर टू माला डी के। माला डी के है जो 3 रुपीज पर पैकेट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, बट माला एन क्या है, फ्री सप्लाई होती है इनकी पीएससी अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर में। और ये कब स्टार्ट की जाती है, तो मेंस्ट्रुएशन के 5th डे से इनको स्टार्ट किया जाता है। एग्जाम में आपको आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इनको कब स्टार्ट किया जाना चाहिए, 5th डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल पीरियड। एंड यदि इनकेस आपको आता है कि माला डी दी जाती है और माला एन दिया जाता है, इसका एक बेसिक सा डिफरेंस पूछते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो माला डी है इनकी सप्लाई क्या होती है, इनके लिए चार्जेस पे करना पड़ सकता है 3 रुपीज पर पैकेट, बट जो माला एन है क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। सेम कंपोजिशन रहता है, इनका केमिकल कंपोनेंट सेम होता है। 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से इनको स्टार्ट करना चाहिए। टोटल 28 टैबलेट होती है, इसमें से 21 क्या है, हार्मोनल पिल्स हैं, और बाकी रिमेनिंग 7 हैं जो क्या है, फेरस फ्यूमरेट की आयरन टैबलेट है। नेक्स्ट इज which of the following action is not used to prevent excessive hemorrhage in the 3rd stage of labor। तो 3rd स्टेज ऑफ लेबर में कौन सा मेजर है जो यूज नहीं किया जाएगा, एक्सेसिव हेमरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन में है ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, यूट्राइन मसाज, मिथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एपिजियोटॉमी। तो 3rd स्टेज ऑफ लेबर में क्या किया जाता है कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए सभी मेजर्स यूज किए जाते हैं। तो कौन सा मेजर है जो यूज नहीं किया जाएगा, तो वो होगा एपिजियोटॉमी, क्योंकि एपिजियोटॉमी सेकंड स्टेज में परफॉर्म किया जाएगा जब बेबी का हेड क्या हो रहा हो, क्राउनिंग हो गई हो कंप्लीटली, बेबी का हेड फंस रहा हो, तो उस टाइम पे एपिजियोटॉमी परफॉर्म की जाएगी। वेजाइना और एनल एरिया के बीच में कट लगाया जाएगा जिससे बेबी के हेड को इजीली बाहर निकाला जा सके।
बट यहाँ पे पूछा गया है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या नहीं किया जाएगा जिससे ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सके, तो वो है एपिजियोटॉमी। ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, यूट्राइन मसाज दी जाएगी, मिथार्जिन दिया जाएगा, एपिजियोटॉमी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर टोटल 4 स्टेज होती हैं लेबर की। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। सेकंड स्टेज में फुल सर्विक्स डायलेट से लेके बेबी एक्सपेल्ड आउट होता है। थर्ड स्टेज में बेबी एक्सपेल्ड आउट होने से लेके प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होने तक की स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है। तो प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा तो उसी टाइम पर ब्लीडिंग होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे एपिजियोटॉमी नहीं की जाएगी, जबकि ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा, यूट्राइन मसाज दी जाएगी, मैनुअल यूट्राइन मसाज दी जाएगी और यहाँ पर मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। फोर्थ स्टेज होती है ऑब्जर्वेशन वाली स्टेज, जिसमें आफ्टर प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होने के बाद मदर और बेबी दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी एपिजियोटॉमी। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ मल्टीपल डिलीवरी विच एक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट बेबी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मल्टीपल डिलीवरी में कौन सा एक्शन है जो ठीक नहीं होगा एक बच्चे के जन्म के बाद। ऑप्शन में मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्ड क्लैंपिंग, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एपिजियोटॉमी। तो यहाँ पर कौन सा एक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है ये पूछा गया है। मल्टीपल डिलीवरी है, ऐसा नहीं है कि सिंगल डिलीवरी है, एक बेबी डिलीवर हो चुका है अभी दूसरा होना है। यदि मल्टीपल डिलीवरी है तो सिंगल होता तब बात अलग थी, बट मल्टीपल है तो आपको अलग ऑप्शन चूज करना होगा। तो यहाँ पर है मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्ड क्लैंपिंग, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एपिजियोटॉमी। तो सभी चीजें की जाएंगी, मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी एक ही बेबी डिलीवर हुआ है, हो सकता है एक बेबी और हो या फिर एक से 2 हो, तो यहाँ मल्टीपल डिलीवरी कहा गया है। तो ऐसे केस में मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन करके हम पीपीएच को है जो ब्लीडिंग है उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि अभी सेकेंड बेबी डिलीवर होगा, प्लेसेंटा डिलीवर होगा, तो ऐसे केस में हमें मेथार्जिन को एडमिनिस्टर नहीं करना है। बाकी हम ऑक्सीटोसिन दे देंगे। तो फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ उसकी कॉर्ड क्लैंप करेंगे, एपिजियोटॉमी भी की जाएगी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, बट जो नहीं किया जाएगा वो क्या होगा, मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज इन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो अपेंडिसाइटिस में जो पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, तो किस क्वाड्रेंट में पेन होगा। ऑप्शन में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट या फिर राइट अपर क्वाड्रेंट। तो जो पेन होगा एब्डोमिनल पेन होगा, मैकबर्नीज पॉइंट जो पेन कहा जाता है अपेंडिसाइटिस में, तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। यहाँ पे देखिए राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट या फिर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो जो पेन होगा जनरली अपेंडिसाइटिस में कहाँ पर होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। और जो कॉन्स्टिपेशन का पेन है, पेल्विक पेन है और इंग्वाइनल हर्निया का पेन है, ये सभी किस साइड होंगे, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। राइट अपर क्वाड्रेंट में यदि गॉल स्टोन है, स्टमक अल्सर है, फिर पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन है, तब राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा पेन। सेंटर में कब होगा, जीआईडी की कंडीशन हो या फिर कुछ इन्फेक्शन हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, तब होगा। लेफ्ट में स्टमक अल्सर है, यदि बाइलरी कोलिक है, किडनी स्टोन है या फिर पेल्विक पेन है, तो एक इसमें आएंगे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। बट इनके हिसाब से अपेंडिसाइटिस का पेन पूछा जाता है तो ये कहाँ पर होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू नॉट मीटिंग गोल टू अनदर पर्सन और वीकर सब्जेक्ट इज नोन एज। अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालना, क्यों, क्योंकि आपको अपना गोल अचीव नहीं हुआ है किसी दूसरे पर्सन के कारण, तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन या फिर रिग्रेशन। तो यदि आप अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालते हैं, क्यों, क्योंकि आपको अपना वो गोल अचीव नहीं हुआ है, वो किसी दूसरे को मिल गया है, तो ये क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। आपकी जगह किसी और को मिल गया है तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। रिग्रेशन का मतलब होता है कि आपको किसी भी चीज का रिग्रेट होना, और यहाँ पे प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि किसी दूसरे पे अपनी गलती को थोपना। नेक्स्ट इज लैरिंजियल एयरवे लोकेशन।
तो लेरेंजियल एयरवे की लोकेशन क्या है? ऑप्शन में ग्लोसाइटिस, सुप्राग्लोटिक रीजन, इनफॉर्मलाइटिस या फिर एंडोट्रैकियल रीजन। तो लेरेंजियल एयरवे की लोकेशन होती है सुप्राग्लोटिक रीजन। यहाँ पे देखिए लेरेंजियल एयरवे या फिर वोकल कॉर्ड या फिर साउंड बॉक्स, तो ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है सुप्राग्लोटिक रीजन में। नेक्स्ट इज गैसियस एनेस्थेटिक इज, तो इनमें से गैसियस एनेस्थीसिया कौन सा है? ऑप्शन में पेंटोथेल, कीटामाइन, प्रोपोफॉल या फिर आइसोफ्लोरिन। तो गैसियस एज एन गैसियस एनेस्थेटिक के तौर पर काम करेगा वो होगा आइसोफ्लोरिन। जनरली जो है नाइट्रस ऑक्साइड और कुछ वोलेटाइल फ्लोरिनेटेड लिक्विड होते हैं जिनको गैसियस एनेस्थेटिक के तौर पर यूज किया जाता है, जो कि सिंगल डोज के तौर पर यूज किए जाते हैं। बट यहाँ पर मोस्टली यूज किया नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद आता है आइसोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन या फिर सेवोफ्लोरिन। तो एक स्पेसिफिक वेपोराइजर के तौर पर ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आइसोफ्लोरिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टुगेदर विथ अदर एनेस्थेटिक एजेंट। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन है जिसको किसी दूसरी मेडिसिन के साथ एज एन एनेस्थेटिक के तौर पर यूज किया जाएगा? ऑप्शन में फेंटानाइल, एट्रोपिन, फिनोबार्बिटोन या फिर फेनिटोइन। दैट मीन्स कि ये मेडिसिन है, सिंगल अकेले यूज नहीं की जाती, इसको किसी दूसरी मेडिसिन के साथ यूज किया जाता है और एज एन एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे यूज किया जाएगा। तो क्या होगा? फेंटानाइल। फेंटानाइल क्या है? एक पावरफुल ओपियोइड्स है जो कि पेन मेडिकेशन के तौर पर किसी दूसरी मेडिसिन के साथ मिलके एज एन एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक एजेंट का काम करेगी। तो इसका यूज एक रिक्रेशनल ड्रग के तौर पर भी किया जाता है, जिसको हीरोइन, मेथाम्फेटामाइन या फिर कोकीन अदर के साथ किया जाता है, जो कि अदर मेडिसिन का क्या करेगी? इफेक्ट कम करती है। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको यही याद रखना है कि जो फेंटानाइल है एक पावरफुल ओपियोइड्स, इसका यूज किसी अदर मेडिसिन के साथ मिला के एज एन एनेस्थीसिया के तौर पर इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज लैक्टेशन एक्ट्स एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर लैक्टेटिंग मदर हाउ मेनी डेज। तो लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड आपने पढ़ा होगा, तो ये सेम है कि लैक्टेशन है, ब्रेस्ट फीडिंग है, कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग होती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है। तो मदर में कितने दिनों तक के लिए एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगी? ऑप्शन में 42 डेज, 60 डेज, 75 डेज या फिर 90 डेज। तो यहाँ पर एज एन कॉन्ट्रासेप्टिव का काम यदि लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड है यूज की जाती है, तो बेबी यदि 90 डेज तक, एटलीस्ट 90 दिनों तक ये क्या करेगी? एज एन नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर काम करेगी। बट इसकी जो एफिकेसी है वो 100% श्योरिटी है जो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब मेनली कुछ ऐसी मेथड हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं कि 95% श्योरिटी के साथ रहेंगी, एज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर काम करेंगी। बट लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड को हम कंप्लीट और क्या कह सकते हैं? सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 90 दिनों तक के लिए जो लैक्टेशन है एज एन कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू। मसल कोऑर्डिनेशन किसके कारण बिगड़ेगा? किसके डैमेज होने के कारण बिगड़ेगा? ऑप्शन में हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मिड ब्रेन या फिर सेरिबेलम। तो मसल कोऑर्डिनेशन किसके डैमेज होने के कारण होगा? सेरिबेलम के कारण, क्योंकि मसल कोऑर्डिनेशन बॉडी का मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। नेक्स्ट इज अ वीक पोर्शन ऑफ एन आर्टेरियल वॉल में बल्ज आउट फॉर्मेटिंग अ सैक विच इज नोन एज। तो आर्टेरियल वॉल का कुछ वीक सेक्शन है, जो कमजोर पोर्शन है, वो क्या होता है? बल्ज आउट होता है और जिसके कारण एक सैक बनता है। तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में एथेरोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, एनास्टोमोसिस या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो यहाँ पर कुछ जो आर्टरी है जिनका वीक सेक्शन क्या होता है? बल्ज हो जाएगा किसी दूसरे ऑर्गन के यहाँ पर और उसके कारण एक सैक का फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या कहलाएगा? एन्यूरिज्म। ये देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल आर्टरी है इस तरीके से होंगी,
बट एथेरोस्क्लेरोसिस यदि पूछा जाता है तो इसमें फैट का डिपोजिशन, लिपिड का डिपोजिशन होगा, तो आर्टरी नैरो होगी, हार्ड हो जाएगी। और एन्यूरिज्म में क्या होगा कि जो वीक सेक्शन है आर्टरी का, या किसी दूसरे ऑर्गन के यहाँ पे बल्ज होगा, जिसके कारण बल्जिंग हो रही है, इसके कारण एक सैक का फॉर्मेशन होता है। और जो एनास्टोमोसिस है, इसका मतलब है कि किसी दो ट्यूबुलर ऑर्गन को किसी सर्जरी के द्वारा क्या करना, जोड़ना, अटैच करना, तो क्या एनास्टोमोसिस। जनरली आर्टरी, वेन्स, इंटेस्टाइन को जोड़ने के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड। तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो सीएसएफ का सीक्रेशन करता है? ऑप्शन में कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द ब्रेन, वीनस साइनस ऑफ द ब्रेन, सब आर्कनोइड स्पेस, या फिर नन ऑफ द अबव। जो ब्रेन का जो हिस्सा है सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सीक्रेट करता है, वो क्या है? कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द ब्रेन। और जब यदि सीएसएफ लेवल ज्यादा हो जाता है बॉडी में हमारी, तब आईसीपी बढ़ने लगता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। और जनरली हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन में ही सीएसएफ का लेवल बढ़ता है, तो उसको वीपी सेंटिंग के द्वारा बॉडी से उस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आप याद रखें, एग्जाम में आपको आ सकती हैं। और यहाँ पर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसको सीक्रेट कौन करता है? कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म करेगा? ऑप्शन में ग्लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और इसका परफॉर्म कहाँ पे होता है, कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए 2 टाइप की जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक में क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड वाले एनिमल्स हैं, ईस्ट होती हैं, वो करती हैं ये वाली एनारोबिक। और एरोबिक में भी लाइव ऑर्गन है, जीव जंतु है, जिसमें CO2 बाहर निकाली जाती है और H2O, तो एक इसमें आएंगे एरोबिक में। और एक कौन कौन करता है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर का फंक्शन क्या है? ऑप्शन में है एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, या फिर सीक्रेशन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन। तो यहाँ पर फंक्शन पूछा है लिवर का, तो एलिमिनेशन नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा लिवर। कंसंट्रेशन ऑफ बाइल भी बिल्कुल नहीं करेगा लिवर, एक गॉल ब्लैडर में होगा। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लिवर करेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। लिवर जो बाइल का प्रोडक्शन करेगा, बट इसको स्टोर करके नहीं रखेगा, तो यहाँ पर और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेगा, ना कि एलिमिनेट करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो पैंक्रियाटिक जूस है, एक कौन है जो स्टिमुलेट होगा, जिसके कारण बहुत ज्यादा रिलीज होंगे, सीक्रेट होंगे? ऑप्शन में एंटेरोकाइनेस, कोलिसिस्टोकाइनिन, ट्रिप्सिनोजन, या फिर सीक्रेटिन। तो पैंक्रियाटिक जूस का स्टिमुलेशन है वो कौन करेगा? कोलिसिस्टोकाइनिन, जो कि एक एंजाइम है, जो कि जीआई ट्रैक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए सीक्रेट होगा। और ये क्या करेगा? पैंक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस है उनको स्टिमुलेट करने का काम करेगा। तो इसका नाम क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन, जो कि एक एंजाइम है। नेक्स्ट इज अ ग्लैंड दैट डिसअपीयर्स इन द एडल्ट बट इज एक्टिव ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। कौन सी ग्लैंड है जो बड़ा एडल्ट एज में क्या होती? डिसअपीयर हो जाती है, बट चाइल्डहुड में एक्टिव रहेगी? ऑप्शन में है हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, एड्रिनल ग्लैंड, या फिर थाइमस ग्लैंड। तो जो ग्लैंड है एडल्टहुड में क्या होने लगेगी? धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगेगी, लुप्त होने लगेगी, बट चाइल्डहुड में क्या रहेगी? एक्टिव रहेगी। तो ये ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। क्या है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड है जो एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जो थाइमस ग्लैंड है कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? थायराइड ग्लैंड के पास में ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। बट जो यहाँ पर
जो थाइमस ग्लैंड है, इसका काम क्या होता है कि जो टी सेल्स के डेवलपमेंट और उनके फंक्शनल में हेल्प करना, जो यहाँ पर एक्टिव रहेगी चाइल्डहुड में तभी आपकी इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो एक इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा ऑर्गन है। तो ये एडल्ट में जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी विलुप्त होती जाएगी, आपकी बॉडी में डिसअपियर होती जाएगी, बट चाइल्डहुड में प्रेजेंट रहेगी, एक्टिव रहेगी। नेक्स्ट इज द ओनली ग्लैंड ऑफ बॉडी विथ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन प्रॉपर्टी। तो कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करेगी? ऑप्शन में लिवर, हाइपोफाइजियल एक्सिस, ओवरी या फिर पैंक्रियास। जो ग्रंथि है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करेगी, वो क्या होगी? पैंक्रियास। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है क्या कहलाएगा? ऑप्शन में ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, एपिकल प्रेशर या लेटरल प्रेशर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो डिफरेंस है कहलाता है पल्स प्रेशर। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पल्स प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को आप घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो पल्स प्रेशर है जो निकल आएगा। बहुत इजी है, एग्जाम में आपको हो सकता है सिस्टोलिक बीपी दे दें, डायस्टोलिक दे दें, कहें कि पल्स प्रेशर निकालो, फिर पल्स प्रेशर और एसबीपी दे दें तो आपसे कहें कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं कि पल्स प्रेशर कैसे निकलेगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस करना है, या फिर डिफरेंस है सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के बीच का पल्स प्रेशर। नेक्स्ट इज यहाँ पर एक इमेज कुछ टेबल टाइप से दी हुई है, तो आपको इनके लिए मैच करना है। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में दिया है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम बेसिल या फिर रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस। तो यहाँ पे टिश्यू दिए हुए हैं कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है। लिस्ट सेकंड में दिया है कि रीजन इन्वॉल्व्ड इन रैपिड सेल डिवीजन, डीप रीजन ऑफ द डर्मिस, लेयर ऑफ द डेड सेल्स, ट्रांसल्यूसेंट सेल्स कंटेनिंग द क्रिएटिन। तो कौन से टिश्यू है जो करेक्टली मैच होते हैं यहाँ पर? ऑप्शन में ए बी सी डी। तो जो टिश्यू करेक्टली मैच होंगे यहाँ पर वो क्या है? ए का मैच किससे होगा? फोर्थ से, मतलब कि स्ट्रेटम ल्यूसिडम कहाँ पर है? ट्रांसल्यूसेंट सेल्स कंटेनिंग द केराटिन। एंड जो सेकंड आता है तो बी क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो इसका वो लेयर ऑफ द डेड सेल्स। थर्ड इज स्ट्रेटम बेसिल, तो इसका होगा रीजन इन्वॉल्व्ड इन रैपिड सेल डिवीजन। लास्ट इज डी फोर्थ, रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस का क्या होगा? डीप रीजन ऑफ द डर्मिस। तो यहाँ पर सभी को मैच करना है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी। जरूरी नहीं इसी टाइप से हो सकता आपको बॉडी के अलग अलग जगह के टिश्यू दिए जाए और लोकेशन पूछी जाए कि ये टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट एपिडेमिक ड्रॉपसी इज ड्यू टू। एपिडेमिक ड्रॉपसी किसके कारण होगी? ऑप्शन में है सैंग्यूनेस, BOAA, ड्रग इंड्यूस्ड या फिर अर्गोट। तो एपिडेमिक ड्रॉपसी है जो किसके कारण होगी? सैंग्यूनेस के द्वारा, क्योंकि जो एपिडेमिक ड्रॉपसी एक क्लिनिकल स्टेज है जिसमें किसी भी एडल्ट्रेशन के कारण, कुछ मिलावट के कारण, जैसे कि अर्जियोमिन मेक्सिकाना ऑयल को एडिबल ऑयल्स के साथ मिला के यूज किया जाता है, तो जो कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी? एपिडेमिक ड्रॉपसी। इसमें जनरली जो सैंग्रेनिन एंड डिहाइड्रोसैंग्रेनिन है, दो मेजर टॉक्सिक एल्कलॉइड्स मिलाए जाते हैं अर्जियोमिन ऑयल में, इसके कारण ये कंडीशन होगी। और इसमें जो क्या होगा? कैपिलरी परमेबिलिटी होगी, कैपिलरी डायलिटेशन होगा, साथ ही साथ एक नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर एपिडेमिक ड्रॉपसी इसके कारण होगी सैंग्यूनेस के द्वारा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेंट द कोबाल्ट। कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। जो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, साइनोकोबाल्मिन जो हमने पढ़ा है उसमें प्रेजेंट होता है। इसकी कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज प्रोटीन कंटेंट ऑफ ह्यूमन मिल्क इज। तो ह्यूमन मिल्क में कितना प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन में 1.1 ग्राम पर 100 ml,
2.1 ग्राम पर 100 ml, 3.1 ग्राम पर 100 ml या फिर 4.1 ग्राम पर 100 ml। तो जो ह्यूमन मिल्क में कंटेंट पूछा है कि प्रोटीन कितना होता है, तो होता है 1.1 ग्राम पर 100 ml। 100 ml दूध में 1.1 ग्राम क्या होगा, ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होगा। 65 से 70 किलो कैलोरी है जो मिलेगी पर 100 मिल्क में। देन प्रोटीन का कंपोजिशन कितना होगा, 1.1 ग्राम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स द हाईएस्ट लेवल इज। तो मास्लो की जो थ्योरी है, अब्राहम मास्लो ने जो थ्योरी दी है, हायरार्की नीड्स दी है, तो उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स क्या है? ऑप्शन में फिजियोलॉजिक नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस एंड अफेक्शन या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पूछा है, लोएस्ट लेवल भी पूछ सकते हैं, मिडिल पूछ सकते हैं। तो हाईएस्ट लेवल नीड क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये देखिए यहाँ पर बेसिक में पूछते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी नीड, तब होगी फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड आता है सेफ्टी नीड्स, थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंग्स, फोर्थ इज सेल्फ स्टीम, लास्ट वन एंड हाईएस्ट नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Next is on the basis of Human Development Index, countries with high HDI are categorized as। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग यदि हाई है जो इंडेक्स 1 से 10 तक जो गिनती होती है, तो उसमें HDI क्या है, ज़्यादा है, तो किस कैटेगरी की कंट्री को सबसे ज़्यादा HDI दिया जाएगा? ऑप्शन में डेवलपिंग, डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप या फिर अंडर डेवलप। तो हाई यदि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, दैट मीन्स कंट्री क्या है, कम्प्लीटली डेवलप्ड है। डेवलपिंग में वहाँ पर डेवलपमेंट होते जा रहा है धीरे धीरे, बट कंप्लीट नहीं है, तब होंगी डेवलपिंग। बट हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसको दिया जाता है? डेवलप्ड कंट्री को। और जो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कौन देता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो देते हैं इसके लिए। तो इसमें 4 मेजर इंडिकेटर हैं जिसके तौर पर HDI दिया जाता है। हेल्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ एजुकेशन, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग। तो आपकी इनकम, स्कूलिंग एंड हेल्थ है जो इसमें कैलकुलेट की जाती है। UNDP फिर अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग, अलग अलग जो रैंक आती है एवरी ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को रखती है। तो यहाँ पर HDI ज़्यादा किसको दिया जाएगा? जो कंट्री डेवलप्ड है। नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर केमिकल नेम दिए हुए हैं विटामिन के, एंड देन आपको लिस्ट सेकंड से मैच करना है। ऑप्शन में है रेटिनॉल, पेलाग्रा, टोकोफेरल, मल्टीपल ब्लीडिंग टेंडरनेस, नियासिन, मस्कुलर वीकनेस या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, केराटोमलेशिया। सभी को पता है रेटिनॉल और विटामिन ए की कमी के कारण क्या होगा? केराटोमलेशिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए। ए का फोर्थ है रेटिनॉल क्या है? केराटोमलेशिया। एंड सेकंड में आता है टोकोफेरल, विटामिन डी है जो टोकोफेरल, विटामिन डी किसके लिए जरूरत पड़ेगी? मस्कुलर वीकनेस हो सकती है इसके कारण। थर्ड पर आता है नियासिन, तो नियासिन के लिए, नियासिन की कमी के कारण क्या होगा? पेलाग्रा। 4D है जो डिसीज है डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ, तो क्या है? नियासिन। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी के कारण क्या होगा? स्कर्वियर, मल्टीपल ब्लीडिंग टेंडेंसीज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड डेली एनर्जी इनटेक ऑफ एन एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन विथ हैवी वर्क इज। हैवी वर्क यदि कोई वुमेन करती है प्रेगनेंसी में, तो उसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी डेली? ऑप्शन में है 3200 किलो कैलोरी, 2900 किलो कैलोरी, 2500 किलो कैलोरी या फिर 2100 किलो कैलोरी। यदि कोई वुमेन नॉर्मली वर्क करती है तब उसको 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। इन केस वो हैवी वर्क करती है, नॉर्मल कैलोरी में 300 कैलोरी और ऐड करना है, बट वो यदि हैवी वर्क करती है तो 500 किलो कैलोरी तक की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 2900 किलो कैलोरी। कितना? 2900 किलो कैलोरी, क्योंकि हैवी वर्क कर रही है प्रेग्नेंट वुमेन इसलिए। नेक्स्ट इज व्हेन परफॉर्मिंग CPR ऑफ एन एडल्ट, हाउ डीप शुड द चेस्ट कंप्रेशन बी?
CPR यदि किसी पर्सन को हम देते हैं, CPR देते टाइम चेस्ट कंप्रेशन कितना होना चाहिए? ऑप्शन में 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच या फिर 3 इंच। तो CPR दे रहे हैं जब हम, तो उस टाइम पर जो कंप्रेशन देना है हमें चेस्ट कंप्रेशन, तो जो डेप्थ होती है या हम हाथ से कंप्रेशन देते हैं तो वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें रिप्स है जो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। चेस्ट कंप्रेशन कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर और 2 इंच। नेक्स्ट, आफ्टर द डॉग बाइट वुंड शुड बी क्लीन विद। यदि किसी को कुत्ता काट लेता है, डॉग बाइट हो जाता है, तो सबसे पहले जो वुंड है, घाव है, उसको कैसे क्लीन करेंगे? ऑप्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टिंचर आयोडीन, सोप एंड वाटर या फिर क्लोरीहेक्सिडिन। यदि किसी को डॉग बाइट की सिचुएशन होती है, किसी को कुत्ता काट लेता है, डॉग काट लेता है, बाइट कर देता है, तो सबसे पहले आपको वुंड को पानी के नीचे कंटिन्यू टैप ऑन करके वहाँ पर आपको सोप एंड वाटर से क्लीन करना होगा। देन आफ्टर कंटिन्यूसली क्लीन करने के बाद आपको यदि ब्लीडिंग होती है तो उसको कवर करके रखना होगा। तो यहाँ पर फिर अलग अलग कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। तो किससे क्लीन करना है हमें? सोप एंड वाटर से। फिर आती है कैटेगरी की बात। तो कैटेगरी कब कंसीडर किया जाती है? यदि इन्फेक्टेड एनिमल ने क्या किया हो, टच किया हो, आपको थोड़ा बहुत बाइट किया हो, तब आपको ओनली क्लीन करना है। सेकंड में आता है लिविंग ऑफ अनकवर्ड स्किन या फिर माइनर स्क्रैच अगर एब्रेशन होगा विदाउट ब्लीडिंग के, ब्लीडिंग नहीं हो रही बट एब्रेशन है, तब हमें वैक्सीनेशन करवाना है, साथ ही साथ लोकल ट्रीटमेंट वुंड देना है। थर्ड में आता है कि यदि सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट से स्क्रैच है तब हमें वैक्सीन करवाना है। यदि लिक से ब्रोकन स्किन हो जाती है तब हमें रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करवाना है। लास्ट में कॉन्टैक्ट विथ एनिमल्स, तो यहाँ पे हमें जिस भी एनिमल ने बाइट किया है तुरंत उसका ट्रीटमेंट लेना होगा। यहाँ पर आपका आंसर है जो कैटेगरी वाइज आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप इनको याद रखें। नेक्स्ट, विच वुड यू डू व्हेन केयरिंग फॉर एपिडेमिक सीजर विक्टिम। यदि किसी को सीजर्स आते हैं तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? ऑप्शन में है रिमूव नियर बाय ऑब्जेक्ट दैट माइट कॉज द इंजरी, प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज अ रोल्ड अप पीस ऑफ क्लॉथ बिटवीन द विक्टिम्स टीथ, ट्राई टू बोल्ड द पर्सन स्टिल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। यदि किसी को सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स आते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? जो आसपास उसके शार्प आइटम्स हैं उनको दूर करना है ताकि इंजरी ना हो सके। क्लॉथ या फिर कुछ कॉटन हमें विक्टिम्स के टीथ के बीच में लगाना है ताकि अपनी टंग को बाइट ना कर पाए, और किसी अच्छे पर्सन को वहाँ पे खड़ा रखना है जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब भी जिसको फिट्स आते हैं, सीजर्स आते हैं, उनको साइड रोल पोजीशन में लेटा देना है हमें, साइड लाइन, जिससे जो झाग आता है मुंह से, थूक आता है, तो वो क्या ना हो, एस्पिरेट ना हो पाए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। गैंग्रीन फूट रिमूवल इज ओटी यूजुअली शेड्यूल्ड। इमेज दी हुई है कि जिसको गैंग्रीन की कंडीशन है जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंक्स के द्वारा होता है। तो इसके लिए यदि ओटी में उसका पैर या फिर हाथ रिमूव किया जाना है गैंग्रीन फूट का, तो कब ओटी है जो शेड्यूल की जाएगी? एट द एंड, एट द बिगनिंग, एज पर कन्वीनियंस ऑफ द सर्जन या फिर एज पर रोल नंबर ऑफ द डे। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी की जाएगी। इसमें प्रेगनेंसी स्टेज है जो गायनेकोलॉजी में इंक्लूड नहीं की जाएगी, और जो ऑब्स्टेट्रिक है इसमें प्रेगनेंसी और इसके जो भी डिसऑर्डर होते हैं स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के, मिडवाइफरी में क्या होगा, और जो ऑब्स्टेट्रिक है इनमें 15 से 45 साल तक जो फर्टाइल एज ग्रुप माना जाता है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप माना जाता है, उसकी स्टडी किसमें की जाती है? ऑब्स्टेट्रिक एंड मिडवाइफरी में। लेकिन गायनेकोलॉजी में ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर इन मेडिकल स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी क्या कहलाएगी? गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पर
इन मेडिकल स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी क्या कहलाएगी? एंड्रोलॉजी, इकोलॉजी, गायनेकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एंड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी। और जो यहाँ पर इकोलॉजी है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका किसी दूसरे फिजिकल सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से क्या कनेक्शन है, वो क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या है? सोसाइटीज की स्टडी की जाएगी। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी पूछते हैं तो क्या है? एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गन और स्ट्रक्चर इज नोन एज द फीमेल गॉनेट्स। बेसिक क्वेश्चन है आपके, 25-30 मिनट में पूरे कवर हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर फीमेल गॉनेट्स कौन से हैं? ओवरी, सर्विक्स, यूट्रस या फिर मायोमेट्रियम। फीमेल गॉनेट्स का मतलब है जो क्या करेंगे? ओवम का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर फीमेल गॉनेट्स का मतलब है यहाँ पर क्या है? फीमेल गॉनेट्स क्या है? ओवरी। ओवरी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं फीमेल में। और मेल गॉनेट्स की बात करें तो क्या है? टेस्टिस। आपको याद रखना है, यदि फीमेल गॉनेट्स पूछते हैं तो ओवरी, मेल गॉनेट्स क्या है? टेस्टिस। अब इनका बेसिक जो हार्मोन है जिसके कारण इनको कहा जाता है, तो ओवरी क्या करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है, ओवुलेशन की प्रोसेस करेगी, ओवम का फॉर्मेशन करेगी। मेल गॉनेट्स क्या करते हैं? मेल गॉनेट्स कौन से हैं? टेस्टिस। टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने में हेल्प करते हैं। चीज आपको याद रखनी है, यदि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो क्या है? एस्ट्रोजन। और मेल में कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यदि मेल के लिए पूछें तो क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द साइज ऑफ ओवम। तो ओवम की क्या साइज है? 130 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 90 माइक्रोन या फिर 80 माइक्रोन। तो ओवम के लिए क्या कहा जाता है? ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल्स। क्या कहा जाता है? ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ओवम। और इसकी साइज कितनी होती है? 130 माइक्रोन। कितनी? 130 माइक्रोन। और स्पर्म की कितनी होती है? 50 माइक्रोन। आपको दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्पर्म। नेक्स्ट वन इज विच सेल इज नोन एज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। तो सबसे बड़ी और लार्जेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? ओवम, स्पर्म, न्यूरॉन या फिर नर्व। तो आपको पता है कि लार्जेस्ट सेल क्या है? ओवम, जिसकी साइज कितनी होती है? 130 माइक्रोन। और यदि स्मॉलेस्ट सेल पूछते हैं ह्यूमन बॉडी की तो सबसे छोटी सेल्स कौन सी हैं? स्पर्म। यहाँ पर अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट सेल फीमेल में पूछते हैं तो क्या है? प्लेटलेट्स। याद रखना है आपके लिए, यदि पूरी ह्यूमन बॉडी में पूछते हैं लार्जेस्ट सेल तब क्या है? ओवम। स्मॉलेस्ट पूछते हैं तो स्पर्म। लेकिन यदि फीमेल में स्मॉलेस्ट सेल पूछते हैं तो क्या है? प्लेटलेट्स। और मेल में लार्जेस्ट सेल पूछते हैं तो न्यूरॉन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ओवम। दैट मीन्स ओवम कितने टाइम तक है जो लाइफ रहेगा, आफ्टर दैट ये डेड हो जाएगा। ऑप्शन में 12 to 24 आवर, 72 आवर्स, 80 आवर्स या फिर 8 आवर। लाइफ स्पैन ऑफ ओवम की बात हो रही है, तो लाइफ स्पैन और जो ड्यूरेशन है, जीवन काल है ओवम का, कितना होता है? 12 to 24 आवर। आफ्टर दैट क्या हो जाता है? इसकी जो काम करने की क्षमता है वो क्या होगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी और डेड हो जाएगा। तो ओवम का लाइफ स्पैन टाइम कितना होता है? 12 से 24 घंटे। और स्पर्म का लाइफ टाइम कितना होगा? लाइफ स्पैन तो कितना होगा? 48 से 72 घंटे। इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। ओवम का लाइफ स्पैन 12 से 24 घंटे, स्पर्म का लाइफ स्पैन 48 से 72 घंटे। नेक्स्ट वन इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी इज मेड अप ऑफ। तो ओवरी की जो सबसे बाहरी लेयर है किससे बनी होती है? ऑप्शन में है यहाँ पर सिंपल क्यूबाइडल सेल्स, स्टेरियोसीलिया, स्ट्रोमा या फिर सीलिया। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ओवरी की किससे बनी होती है? सिंपल क्यूबाइडल सेल से। आपको यदि इस टाइप के इजी क्वेश्चंस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको मैं डेली जो अदर नर्सिंग की हमारी क्लासेस होती हैं उनके अलावा एक इस तरीके की क्लास भी आपको करवाई जाएगी, जिससे आपकी गायनेकोलॉजी, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक ये तीनों स्ट्रॉन्ग होंगी एग्जाम पर्पज से।
तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ओवरी की सिंपल क्यूबाइडल सेल से बनी होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, और सिंपल क्यूबाइडल सेल्स हैं जनरली विसरल पेरिटोनियम को ही मॉडिफाइड करके बनाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज फैलोपियन ट्यूब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट, फॉलिकल्स, फिम्ब्री या फिर ल्यूटियम। तो फैलोपियन ट्यूब्स, तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स को हम और क्या कहते हैं, ओविडक्ट, यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का एक जो मेन काम है वो क्या होता है फर्टिलाइजेशन। अब फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुला में, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अनदर टर्म यूज्ड फॉर निडेशन, निडेशन के लिए दूसरा और क्या वर्ड है जो यूज किया जाएगा, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो निडेशन जो वर्ड है इसके लिए दूसरा क्या टर्म यूज होता है, इम्प्लांटेशन। क्या होता है, इम्प्लांटेशन। यदि अब आपको यहाँ पर इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन, ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, याद रखें आप। यदि निडेशन कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। और यदि यही फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो कहाँ पर होगा, एम्पुला में। लेकिन जब यही फर्टिलाइजेशन जो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में यदि हो जाता है, देन आफ्टर वहीं पर ये इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस में ना जाके, अदर देन यूट्रस के अलावा किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के यहाँ पर हो जाए तो प्रेगनेंसी क्या कहलाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई हो कि जो इम्प्लांटेशन है कहाँ पर होता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, लेकिन उसके पहले फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर, एम्पुला पार्ट में। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा, देन आफ्टर इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस के पोस्टीरियर वॉल के यहाँ पर। यदि यही जो यहाँ पर इम्प्लांटेशन पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस या फिर यूट्रस में ना होकर किसी अदर पार्ट में हो जाता है, ओवरी के यहाँ हो जाता है, सर्विक्स के यहाँ हो जाता है, यूट्राइन ट्यूब में ही हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पीएच ऑफ वेजाइना बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज। बिफोर प्यूबर्टी का मतलब है जब पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हों, और आफ्टर मेनोपॉज का मतलब है जब पीरियड्स स्टॉप हो गए हो, परमानेंट सजेस्ट हो गए हों। तो यहाँ पर वेजाइना का पीएच कितना कैसा होगा, न्यूट्रल, एल्कलाइन, एसिडिक या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर वेजाइना का पीएच जनरली कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। अब यदि प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज की बात हो रही है तो वेजाइना का पीएच कैसा होगा, न्यूट्रल। फर्स्ट चॉइस आपकी होना चाहिए न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पर प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज पूछा है तो कैसा होगा, न्यूट्रल। यदि यही आपको प्रेगनेंसी में पूछते, अब यहाँ पर ये टर्म देखिए, यदि नॉर्मल पीएच पूछते वेजाइना का तो रेंज होती है 3.8 to 4.5। पहले इस स्केल को देखिए जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो ये पीएच स्केल, इसकी टोटल रेंज होती है 0 to 14। कितनी, 0 to 14। जो भी चीज़ें 7 तक आती हैं, 0 to 7 तक क्या कहलाती है, एसिडिक। और जो 7 पर आके ही स्टॉप हो जाती हैं तो क्या कहलाती है, न्यूट्रल। और यदि बात की जाती है कि मोर देन 7 से आगे जाती हैं जो भी, तो क्या होती हैं, एल्कलाइन। जैसे ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड पीएच है 7.35 to 7.45 वो कैसा है, एल्कलाइन नेचर का। यदि यहाँ पर बात की जा रही है वेजाइनल पीएच की तो ये कैसा है, नॉर्मली होता है एसिडिक नेचर का। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। लेकिन ये बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। फर्स्ट चॉइस यदि न्यूट्रल एग्जाम में ना हो तो आप एसिडिक को है जो मार्क कर सकते हैं। और नॉर्मल पीएच कितना होता है वेजाइना का, 3.8 to 4.5। ड्यूरिंग पीरियड आपको याद रखना है, ड्यूरिंग पीरियड, आफ्टर पीरियड और बिफोर मेंस्ट्रुएशन, तीनों चीजें याद रखें आप। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बिफोर मेंस्ट्रुएशन और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो पीएच होता है कैसा हो जाता है, मोर देन 5 तक जा सकता है, हायर जाएगा तो क्या होगा, एसिडिक नेचर का रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजाइनल ऑरिफिस। वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों तरफ कौन सी ग्लैंड होती हैं, बर्थोलिन्स, पीनियल, सेरुमिनस या फिर मेमरी। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, या तो ये आएगा कि बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर होती हैं, तो वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड होंगी। और यदि पूछते हैं कि वेजाइनल ऑरिफिस के यहाँ साइड में दोनों साइड कौन सी ग्लैंड है, तो बर्थोलिन ग्लैंड। ये क्या करती हैं, मॉइस्चराइज करने का काम करेंगी वेजाइना को। नेक्स्ट वन इज लेयर ऑफ सेल्स
immediately surrounding the ovum but outside the zona pellucida is called as। तो यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis की प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, तो वही यहाँ पर कहा है कि जोना पेलुसिडा के बाहरी जो लेयर है ओवम के लिए, तो वो क्या कहलाएगी? जर्मिनल एपिथेलियम, कोरोना रेडिएटा, थीका इंटरना, मेम्ब्रेना, ग्रेन्युलोसा। तो जो यहाँ पर लेयर है इमीडिएटली सराउंडिंग द ओवम, लेकिन जोना पेलुसिडा के बाहर, एक क्या कहलाएगी? कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट वन इज कॉर्पस ल्यूटियम इज द सोर्स ऑफ सीक्रेशन ऑफ। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रॉइडल, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो सबको पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम का जो ओवरी का ही पार्ट है क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन। क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन। और हेल्दी प्रेगनेंसी, इनिशियल प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। आफ्टर दैट नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कॉर्पस ल्यूटियम के अलावा प्लेसेंटा भी अपना खुद का प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने लगता है। तो नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो कौन सा हार्मोन जरूरी है? तो वो है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट वन इज इफ आफ्टर ओव्यूलेशन प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस देन द कॉर्पस ल्यूटियम। तो ओव्यूलेशन के बाद यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, इसका क्या होगा? प्रोड्यूस लॉट ऑफ रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन, डिजनरेट्स इन अ शॉर्ट टाइम, इज मेंटेन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बिकम्स एक्टिव एंड सीक्रेट अ लॉट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यदि ओव्यूलेशन हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाई है, तो कॉर्पस ल्यूटियम है जो क्या होगा? इसका धीरे धीरे शॉर्ट टाइम में डिजनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इन फीमेल बर्थोलिन ग्लैंड्स ओपन इनटू द। तो हमने पढ़ा कि बर्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं? वेजाइना के ऊपर। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है बर्थोलिन ग्लैंड्स हैं, ये कहाँ पर ओपन होंगी? फैलोपियन ट्यूब एंड रिलीज अ सीक्रेशन विच मेक्स स्पर्म मोटाइल, यूट्रस एंड रिलीज अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ यंग वंस, urinary bladder and assist in the release of urine, vestibule and release the lubricating fluid in the vagina। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर होती हैं? वेजाइना के दोनों साइड, लेकिन ये क्या करती हैं? एक म्यूकस या फिर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को रिलीज करती हैं, जिससे वेजाइना क्या होती है? लुब्रिकेट रहेगी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? डी। नेक्स्ट वन इज आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्राफियन फॉलिकल्स बिकम एन एंडोक्राइन ऑर्गन कॉल्ड। तो अभी हम पढ़ते जा रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल है, यहाँ पर ओव्यूलेशन है, कॉर्पस ल्यूटियम है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक दूसरे से रिलेट करते क्वेश्चन है। तो ओव्यूलेशन के बाद आफ्टर ओव्यूलेशन जो ग्राफियन फॉलिकल्स है एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाती है। तो ये क्या करेगी? जो ग्राफियन फॉलिकल्स है एंडोक्राइन ग्लैंड बनने के बाद क्या कहलाएगी? फाइब्रिन, ओवेरियन ट्यूब, ग्लोब्यूलिन या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ये एंडोक्राइन ग्लैंड बनते हैं, क्या कहलाते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर एजाकुलेटेड स्पर्म इज। की जो न्यूट्रिटिव मीडियम है इजाकुलेशन के टाइम पर स्पर्म को, जो न्यूट्रिटिव मीडियम है वो कौन सा है जो स्पर्म को नरिश करेगा, न्यूट्रिशन देगा? फैलोपियन ट्यूब, वेजाइनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड या फिर यूट्राइन लाइनिंग। क्या है जो स्पर्म को इजाकुलेशन के टाइम पर न्यूट्रिशन देगा, जिससे स्पर्म एक्टिव होगा, मोटाइल होगा? तो यहाँ पर जो सेमिनल फ्लूइड क्या होगा? सेमिनल फ्लूइड, जो कि इजाकुलेटेड स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट वन इज द स्टोमा ऑफ द ओवरी कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मसल फाइबर्स एंड अ टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड। तो यहाँ पर स्टोमा है जो ओवरी का, जिसमें ब्लड वेसल्स है, नर्व है, मसल फाइबर है और प्रोटीन है। तो ये क्या है? फाइब्रिन है, कोलेजन है, एल्बुमिन है या फिर ग्लोबुलिन है। तो ये क्या है? जिसमें ब्लड वेसल्स भी है, नर्व है, मसल फाइबर है और टाइप ऑफ प्रोटीन है कुछ, तो वो क्या कहलाएगा? कोलेजन। नेक्स्ट वन इज विच लैक्टोबैसिलाई मेंटेन द पीएच ऑफ वेजाइना। बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा बैसिलाई? तो वो क्या है? लैक्टोबैसिलाई, जो कि वेजाइना के पीएच को एसिडिक रखने का काम करता है, वेजाइनल पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा। कुछ हमारी बॉडी में बैसिलाई क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, और कुछ क्या करते हैं? हार्मफुल होते हैं।
लेकिन जो लैक्टोबैसिलाई है वेजाइना में क्या करता है, वेजाइना के पीएच को मेंटेन करता है, तो उसका नाम क्या है, डॉर्डरलिन, एम ट्यूबरक्लाई, कोकाई या फिर स्पायरोकीट। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के होते हैं, इनका शेप एंड साइज अलग अलग होगा, इनके फंक्शन अलग अलग होंगे। तो जो लैक्टोबैसिलाई है पीएच ऑफ वेजाइना मेंटेन करके रखता है, तो क्या है, डॉर्डेनल लैक्टोबैसिलाई, क्या है, बैसिलाई फैमिली का, और बैसिलाई फैमिली का शेप कैसा होता है, रॉड शेप। स्पायरोचीट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम। एम ट्यूबरक्लाई किसके लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो यहाँ पर पीएच ऑफ वेजाइना को मेंटेन करने का काम कौन करता है, डॉर्डरलिन लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न गायनेकोलॉजी। तो मॉडर्न गायनेकोलॉजी के फादर कौन है, हिपोक्रेट्स, सुश्रुता, जेम्स मैरियन सिम्स या फिर सिगमंड फ्रॉइड। सभी नाम सुने हुए हैं आपने। गायनेकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, वो है जेम्स मैरियन सिम्स। फादर ऑफ सर्जरी और ऑप्थेल्मोलॉजी है सुश्रुता। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स। तो याद रखें, मॉडर्न गायनेकोलॉजी के फादर पूछें तो कौन है, जेम्स मैरियन सिम्स। सर्जरी और ऑप्थेल्मोलॉजी के पूछते हैं तो सुश्रुता, मेडिसिन के पूछते हैं तो हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। तो नॉर्मल पोजीशन क्या है यूट्रस की, रेट्रोवाइटेड एंड रिफ्लेक्टेड, रेट्रोवाइटेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड, एंटीवाइटेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, रेट्रोफ्लेक्स्ड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। तो नॉर्मल पोजीशन होगी यूट्रस की कितनी होगी, एंटीबाइटेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। क्या होगी, एंटीबाइटेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। इस तरीके से एंगल एग्जाम में आता है। तो एंटीबाइटेड का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ द यूट्रस, जो अपर पार्ट है, एक्सेस ऑफ द यूट्रस एट 90 डिग्री एंगल विथ दैट ऑफ वेजाइना। तो वेजाइना के यहाँ से टॉप पार्ट है यूट्रस का, इसको मेजर किया जाएगा, जहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री एंगल का। तो क्या है, एंटीवर्जन। एंटीफ्लेक्शन का मतलब होता है एक्सेस ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस इज बेंट फॉरवर्ड विद दैट ऑफ द सर्विक्स। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, तो क्या होगा, बॉडी ऑफ सर्विक्स क्या होगी, इस्थमस की तरफ क्या होगी, फॉरवर्डली बेंट होगी, झुकेगी। तो जो एंगल बनता है कितना बनेगा, 170 डिग्री का। तो क्या होगा, एंटीफ्लेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच ट्यूमर मार्कर यूज्ड टू डायग्नोस जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर यूज किया जाएगा, CA-125, कैंसर एंटीजन 125, अल्फा फीटोप्रोटीन, LDH या फिर HCG हार्मोन। तो यहाँ पर जर्म सेल ट्यूमर को डायग्नोस करने की बात की जा रही है, तो अल्फा फीटोप्रोटीन किससे हम डायग्नोस कर सकते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन से। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल इज कॉल्ड। फीमेल्स में जो पहला मेंस्ट्रुएशन होगा वो क्या कहलाएगा, मिनार्ची, एमनोरिया, डिस्पैरोनिया या फिर डिस्मेनोरिया। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कहलाएगा फीमेल में वो क्या होगा, वो होगा मिनार्ची। एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। डिस्पैरोन्यूरिया का मतलब होगा सेक्सुअली इंटरकोर्स विद पेन। डिस्मेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन इज द रिप्रोडक्टिव फेज इन वुमेन इज फ्रॉम टू मेनोपॉज। तो वुमेन में रिप्रोडक्टिव फेज कब से है, जब मेनोपॉज तक रहेगी, मेंस्ट्रुएशन से, मिनार्ची से, ओव्यूलेशन से या फिर नन ऑफ द अबव से। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगी मिनार्ची से लेके मेनोपॉज तक, कौन सी, मिनार्ची से लेके मेनोपॉज